बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करने वाली कमेटी की तश्कील 9 का भी हुक्म दे दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला भी किया गया है। तो दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया है कि हम अपोजिशन में थे और अपोजिशन में भी रहेंगे, जबकि उनकी जानिब से नए इंतखाबात का मुतालबा भी किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी आपको डॉक्टर साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला भी किया गया है। देखिए, आज तो तकरीब हलफ बर्दारी जो हुई है तो वो जरदारी साहब ने ली उनसे बतौर सदर। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सदर हैं वो चीफ जस्टिस से हलफ लेते हैं और चीफ जस्टिस जो है वो सदर से हलफ लेते हैं। यानी ये एक हमारे यहाँ इस तरह से रस्म किया जो आइन के मुताबिक। लेकिन एक ये एहसास नहीं हो रहा कि मेरे ख्याल से हो रहा है ये एहसास सबको कि एक जो मैंने कल भी बात की थी कि अब अदालतों में बहुत ज़्यादा ये जो आपस की सियासत और वो तो एक तो नए चीफ जस्टिस साहब ने वो तासुर ही ख़त्म कर दिया और फुल कोर्ट जो है वो पीर के रोज़ उसमें एजेंडा क्या है या क्या डिस्कस होगा उससे हट के फुल कोर्ट। दूसरा ये है कि जो इस अरेंजमेंट की जो कैलकुलेशन थी कि 2 सीनियर जजेस जो हैं वो शायद मुसाफी हो जाएंगे, तो वो तो नहीं हुए, वो तो अपनी जगह मौजूद हैं। तो लेकिन जो भी कुछ है, असल बात यह है कि जो अदालत का जो अपना एक ढांचा और एक स्ट्रक्चर है आइन के मुताबिक, उसमें एक तो मुकम्मल तौर पे हम आंगी नजर आई और आनी भी चाहिए। इख्तलाफी नोट कुछ और है। इख्तलाफी नोट जो है ना वो तो एक बड़ी उसमें दलाइल होते हैं, जो मैंने कल भी बात की थी कि उसको पढ़ के बड़ा सीखने को मिलता है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा था ये मेरे ख्याल से दोबारा नहीं होगा। एक बात तो इसमें ये हुई। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ हो रहा था अदालतों में या पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में और अदालतों में, और ये अरेंजमेंट उसका नेट बेनिफिशरी था। तो अगर कहीं पर भी मामला दुरुस्त होने लगते हैं ना तो उससे सिस्टम मज़ीद लड़खड़ाता है। ये जो अरेंजमेंट है ना ये लड़खड़ाता है, क्योंकि इस अरेंजमेंट की बका इसी में है कि लड़ाइयाँ होती रहें इत्तेफाक से। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की पूरी सियासत में ऐसे ही हमेशा ऐसे ही हुआ है, ठीक है ना। मतलब है कि अगर कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही 90 की दिहाई में तो वो ये हुआ कि पीपल्स पार्टी की मतलब हुकूमतें गिरती बनती, ढांचे गिरते बनते इसी तरह से होते हैं ना कि भाई दूसरे का फटा रहे तो हम आ जाएं। तो अब इसमें बहुत से लोग जो बात कर रहे हैं ना कि कोई डील हो गई है तहरीक इंसाफ के साथ। डील नहीं हुई है, ये मैं आपको बिल्कुल यानी मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ ये बात कि ये डील नहीं हुई किसी भी किस्म की। जो तलखियाँ हैं ना, आप समझें कि जो गैर ज़रूरी तल्ख माहौल था उसमें एक यानी आप समझें कि तलखियों की शिद्दत में कुछ कमी आई है। अब तलखियों की शिद्दत में कमी आना जो है वो तो अगर यानी थोड़ा सा भी मामला तलखियाँ ख़त्म होती हैं तो ये तो तलखियों का नेट बेनिफिशरी ये अरेंजमेंट है जो बैठा है। तो इसकी तो कोशिश है कि वो तलखियाँ बढ़ें। अच्छा, होते हमेशा ऐसे ही होता है ना कि ये कोई एक इस अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, हमेशा ऐसे ही ये हमेशा ऐसे ही होता है कि जी इनका फटा बना रहे तो हमारी कोई सिलसिला बने। तो डील तो कोई भी नहीं हुई। लेकिन आप ये देखें कि आज माहौल कितना अच्छा लगा ईवान सदर में कि जज साहबान थे और जो है वो अस्करी क़यादत थी, आर्मी चीफ मौजूद थे, बाकी जो साबिक जजेस हैं वो मौजूद थे। बेंच बन गए अगले हफ्ते के, स्मूथ बेंच बने, किसी किस्म का कोई अभी जो है वो यानी कोई बात ही नहीं हो रही ना कि इस बेंच में कौन से। अभी आप देखें हफ्ता 10 दिन पहले
ओह वो जज उस बेंच पे बैठ गए, अरे वो जज उस बेंच पे लगे हुए, दुनिया लगी हुई। अब देखें आप, अब जज, सारे जज साहबान बैठेंगे और जिसकी, ये देखें जो ऊपर होता है ना सबसे, किसी भी अदारे में या किसी जगह, उसकी ज़ात के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब देखें यही अफरीदी साहब ने आके बिल्कुल मामला ख़त्म, वो फ़ाइज़ साहब से भी मिले, वो मंसूरी शाह साहब से भी मिले, वो जो हैं वो जो जस्टिस मुनीब साहब हैं उनसे भी मिले। तो सबसे मतलब कोई इशू है ये अनाओं की जंगों में, कहाँ इस तरह आप अदारे तबाह तो नहीं होने चाहिए ना हमारे। तो ये बड़ा अच्छा लगा आज, और अब ये देखना है कि आगे क्या होता है। और अदालत मेरा ख्याल है कि अपने जो अपनी इंडिपेंडेंस है अदालत की आज़ादी जो है वो असल में अदलिया नहीं होती, उसमें अवाम आज़ाद होते हैं। ये अवाम की आज़ादी होती है जो अदलिया की आज़ादी, क्योंकि अवाम ही समझते हैं, अवाम का एक भरोसा होता है कि हम यहाँ जाएंगे इस अदालत में और यहाँ पर जो मतलब हमें किसी न किसी किस्म का हमारी दाद रसी होगी। अगर इंसाफ नहीं भी मिल सकता लेकिन दाद रसी ज़रूर, हमारी बात ज़रूर सुनी जाएगी। तो ये आप देखें कि एकदम से जो तलखियाँ और पारा बढ़ा हुआ था वो कम हुआ जी। और आने वाले दिनों में भी कम होगा। लेकिन आप ये देखें कि इस पूरे सिलसिले में दो चीज़ें कांस्टेंट हैं अपनी जगह। एक सिक्योरिटी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सिक्योरिटी कांस्टेंट एक आपका इशू हमेशा रहता है, हमेशा खारजा पॉलिसी, सिक्योरिटी, इकॉनमी, ये सोशल अनरेस्ट, लोग मतलब रियासत जो है वो ऐसे नहीं बैठ के कमरों में ड्राइंग रूम में मुल्क नहीं चलते। मुल्क जो है वो बड़े बहुत इश्यूज़ हैं। और देखें शहादतें हुई पिछले 24 घंटों में, फिर शहादत कांस्टेंट फैक्टर है। अच्छा ये जो शहादतें हैं ना, ये मैं आपको यानी आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो बहुत इसको दुख और सदमे के साथ लिया जा रहा है, और अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए शुहदा के। लेकिन आप मैं इसको बहुत दिल से ये बात कह रहा हूँ कि इससे कहीं ज़्यादा दुनिया चाह रही थी कि पाकिस्तान में कत्ल गारत हो। ये ख़ास तौर पे जब ये हमारे पड़ोस में बहुत ख़तरनाक, बहुत खौफनाक जंग, ये बिल्कुल साथ, और अभी भी हालात वहाँ स्टेबल नहीं है, लेकिन हम उस फेज़ से निकले हैं। तो ये कांस्टेंट फैक्टर है। इससे अब तवज्जो, अगर हमारे अकाबरीन की सारी तवज्जो जाती है अपने दूसरे इश्यूज़ पे, तो मैनमेड कराए से उसकी स्पेशल सीट एक को मिल गई तो दूसरे, ये इश्यूज़ हैं मुल्क के, इकॉनमी और ख़ारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट, इस तरफ तवज्जो दें। अगर अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं, स्कूलों में, सरकारी स्कूलों का फंड क्यों है, अगर वहाँ पर लोग बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं और लाखों फीस दे रहे हैं, तो फिर तालीम का बजट कहाँ जा रहा है? साहब बहुत इश्यूज़ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है अदालत से अब अदालत जो है ज़बरदस्त हुआ सारा सिलसिला। और फ़ाइज़ साहब चूँकि ये बात पहले भी कह चुके हैं, इसके एक ये जो एक गुंबद सा इस अरेंजमेंट के वो मेन पिलर थे, तो अब ये अरेंजमेंट जो है ये खुद इनका भी दिल टूट गया इनका। मतलब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वो दिल टूट गया, वो नहीं है, दिल नहीं है। मतलब ये है कि बस ऐसे ही, क्योंकि आज आप देखिए ना, अली अमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे और मरीम नवाज साहब भी मौजूद थी। तो सब ने एक ही, अगर मुहावरा दूसरा आने लगा था वो मुनासिब नहीं था, लेकिन बहरहाल सारी शख्सियत मौजूद थी। तो वो जो है वहाँ पे जरदारी साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब भी थे, इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, पूरा रिटायर्ड जजेस भी थे सारे। तो बड़ा अच्छा माहौल था। इस माहौल को ऐसे ही लेके आगे चलें। उधर से थोड़ा सा अली अमीन गंडापुर साहब ज़रा, अच्छा उनकी आवाज़ असल में ऐसी है, आप यकीन करें ना कि मतलब उनकी आवाज़ ऐसी है कि वो आराम से भी बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि वो धमकी दे रहे हैं, हालांकि वो बात बड़ी प्यार से कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे अता तारड़ साहब हमारे भाई जब धमकी देते हैं तो लगता है कि मजाक कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा वो मजाक करते हैं तो लगता है धमकी है, ये धमकी देते हैं तो हंसी आती है। मतलब होती है ना बाशख्सियत, तो वो जो है ना, वो उनकी जो इशू ये है कि वो
ये ज़रा थोड़ा सा टेम्परेचर ठंडा होगा और ये आपस में बैठ के और मामला आगे चलेंगे, क्योंकि और सियासी जमातों ने तो रहना है ना। पीपल्स पार्टी अपनी जगह रहेगी, मुस्लिम लीग नून रहेगी, तहरीक इंसाफ रहेगी, जमात इस्लामी। मौलाना साहब का देखें आप क्या किरदार, मतलब किरदार से मुराद है कि इस वक्त जो उनका रोल आया है सामने, क्या कमाल रोल है। लेकिन वो इस अरेंजमेंट में नहीं है, ये अरेंजमेंट जाएगा। इस अरेंजमेंट में इसका कोई सर पैर नहीं है। ये कैसे आया, क्या हुआ, क्या कंडीशंस थी, कैसे हो गया। मतलब मियाँ साहब आए थे तो वो मियाँ साहब चले गए, जरदारी साहब सदर बने। भाई कैसे, क्या मामला कैसे तय हुआ था, वो जब तक नहीं किस्सा खुलेगा ना, तो ये जो है ना, ये ऐसे ही डामाडोल चलता रहेगा। और मेरे ख्याल से अब तवज्जो हमें ज़्यादा मसाइल की तरफ देनी चाहिए। इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, बल्कि हमले कर दिए। इसराइल का जो मौक़िफ़ है वो तो ये है कि उन्होंने जो है वो हमले कर दिए, बहुत बड़ी तरफ 100 जेट, वो कहते हैं कि हिस्सा लिया 100 जेट तैयारों ने, 20 टारगेट्स थे मुख्तलिफ। और उसने इसराइल में जो है वो बड़ा जनाब एक जश्न है, मगर एक इतना आप समझें कि अजीब व गरीब किस्म का जश्न है कि उनको ख़ुद भी जश्न मनाते हुए शर्म आ रही है कि हमने क्या किया है। और उन्होंने जो है वो रशिया की तरफ से ये क्लेम हो रहा है, तरदीद आ सकती है इसके आने से, रशिया की तरफ से उनके जो टेलीग्राम चैनल्स हैं और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं रीजन में, तो उसमें यह है कि रशिया ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था ईरान को कि ऐसा होने वाला है। और ये सारे मामला रशिया की पूरी इंटेलिजेंस, ये जो कल आपको पता है खबर ये आई थी कि हुतीज़ को रशिया जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। रशिया ने कई घंटे पहले इतला दी हैं कि ज़ाहिर है इसको सरकारी तौर पे तो तरदीद होगी, लेकिन जो चैटर है वो यही है। और मैं भी चैटर को ही कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो गुफ्तगू आपस में चल रही है वो ये है कि रशिया की तरफ से मुकम्मल ईरान को बता दिया गया था कैसा होने जा रहा है। दूसरी बात और इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि इसराइल की तरफ से भी ईरान को बता दिया गया था कि हमने हमला करना है। इसराइल की तरफ से भी बता दिया गया था हमने हमला करना है थर्ड पार्टीज के थ्रू। और उसमें डच फॉरेन मिनिस्टर का, ये डच जो गवर्नमेंट है उनका एक रोल था, उनको उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। और वहाँ से ईरान को पहले इतला थी कि ये जो ऐसे ऐसे हमने करना है सारा। और वो जाहिर है कि उसके बाद नेतन्याहू जो है वो बैठेंगे, तस्वीर उतरेगी उनकी बैठे हुए कैमरे। लेकिन इतने भोंडे अंदाज में उन्होंने किया कि, क्योंकि देखें नेतन्याहू पे तो आप मतलब अगर वाहिद इसमें तारीख में कोई आदमी ऐसा याद रखा जाएगा जिसके ऊपर एतबार कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता अमेरिकन कैसे एतबार करते हैं इस पे, या वो जानबूझ के करते हैं या मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। लेकिन ये है कि नेतन्याहू से तो तवक्को इस बात की थी कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ईरान का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो उनका मुकम्मल तौर पर अलर्ट था, पहले से अलर्ट था। वैसे भी अलर्ट था इन दिनों में, और कल जाहिर है कि उनके पास पहले इतला थी। और बल्कि इस कदर ज़्यादा इतला थी कि जो मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन जिस अरब मुल्क की एयर स्पेस यूज़ हुई, वो मुल्क भी ऑन बोर्ड था ईरान के साथ। वो मुल्क भी ऑन बोर्ड था कि ये इससे ज़्यादा जो है नहीं होगा, तो आप अलर्ट रहें। बस ये इसको फेस सेविंग देनी है अभी नेतन्याहू को ज़रा, तो उसको फेस सेविंग देके तो काम चलाएं। तो ईरान अलर्ट था, लेकिन उसमें एक दो जगह पे जो है वो अच्छा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हिट नहीं हुआ। वो तो बड़ी क्लैरिटी थी ईरान की तरफ से कि हमारा ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हिट होता है तो फिर यहाँ पर किसी भी मुल्क का जो ऑयल है यहाँ से नहीं जाएगा। ये मतलब क्लैरिटी के साथ बाकी रीजनल ममालिक को एक मैसेज था। दूसरा एक इसी की एयरबेस यूज़ नहीं होगी। एयर स्पेस तो जाहिर है कि वो अब उसको नेतन्याहू ने भी तो अपना कहीं ना कहीं, मैं बताता हूँ कि अभी और नेतन्याहू क्योंकि CIA चीफ फिर पहुँच गए हैं दोबारा कतर, तो वो मैं अभी उस पर आता हूँ कि बातचीत का क्या बन रहा है या क्या वो। लेकिन ये है कि वो दो
जो ईरान के जो फ़ौजी हैं वो उसमें शहीद हुए। और फायर वर्क ज़्यादा थे, मतलब होता है ना, आपको नज़र आ रहे हैं धमाके, ये वो तेहरान में आसपास मशहद तक आवाज़ उनके बिल्कुल दूर वहाँ पे तक आवाज़ गई, धमाके हो रहे हैं। और उसमें यह है कि काफ़ी इन्होंने, अच्छा ये कह रहे हैं 100 जेट तैयारों ने, हम भाई 100 जेट तैयारे, 100 जेट तैयारे, और मतलब यहाँ आके तो 2 फौजी शहीद हुए हैं उनके, और कोई किसी किस्म का कोई बड़ा कोई फौजी इंस्टॉलेशन तबाह नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो वो बस एक करके और अपनी एक वो होता है ना कि बस हमने कर दिया और अब देखें हम तैयार हो रहे हैं, और थर्ड मिसाइल अलर्ट हैं। ईरान जो है वो शायद जवाब दे, शायद जवाब ना दे इसका, या बाद में, क्योंकि ईरान जो है ना, ईरान और हिजबुल्लाह और हमास और इनके जवाबात की लिस्ट तो अभी बड़ी तवील है, ये मैं आपको बता दूं। चाहे वो इस्माइल हानिया हो, चाहे वो जो हाशिम सफ़ीउद्दीन, जिनकी अब तस्दीक हुई है, इनकी इंतकाल तो पहले हो गया था, काफ़ी दिन पहले हमास ने तस्दीक अभी की है, सैयद हसन नसरुल्लाह हों या याहिया सिनवार हों, या वो लातादाद फ़लस्तीनी हज़ारों की तादाद में जो, और अब लेबनान के लोग, तो लिस्ट तो बहुत तवील है। लेकिन अभी जो है, अच्छा उसमें ईरान नहीं करेगा तो हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह नहीं करेगा हमास, हमास नहीं करेगा, कोई ना कोई, ये लिस्टें कहीं ना कहीं जो है वो 26 साल जेल में रह के याहिया सिनवार रहे, 26 साल, और 26 साल में इब्रानी ज़बान, यानी ज़िंदगी का कितना तवील अरसा याहिया सिनवार ने इब्रानी, फ्रेंच, इंग्लिश, अरबी, और 23 साल तो एक ही गो में रहे ना। तो 23 साल बाद जब जेल से वो निकले हैं याहिया सिनवार, तो जेल में बैठ के एक ही प्लान करते रहे कि मैं बाहर निकलूंगा, बाहर निकलने के बाद मैंने ये करना है। और जो 2001 की उनकी फुटेज चल रही है, काफ़ी मीडिया पे वायरल हुई है, जो कह रहे हैं कि मैं 59 ईयर्स का हो गया हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं, हर दिन मुझे मौत की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं कोविड से मरूं। मैंने मरना तो है ही, मैं कोविड से मरना नहीं चाहता, कोरोना से। तो बहरहाल अब यह है कि वो, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि जब ये मकतब खुले गए, इसके दरवाजे खुलेंगे तो पता चलेगा कि गज़ा में हुआ क्या। जो आखिरी जो हॉस्पिटल था शुमाली गज़ा में, उसको भी तबाह कर दिया, वहाँ पर भी बच्चे, औरतें, वो सारी चीज़। अब ये कि अब सीज़ फायर भी एक प्रॉब्लम हो गया है कि सीज़ फायर अगर होता है तो कैसे फिर, मैंने कहा ना वो मकतल के जब दरवाजे खुलेंगे गज़ा के, तो अंदर से सीज़ फायर भी तो अब बहरहाल कल जो है वो कतर में मुज़ाकरात फिर शुरू होंगे। CIA चीफ वहाँ पहुँच गए, विलियम बर्न्स, और कतर ने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसमें, इन मुज़ाकरात में फिर, और साथ ही इजिप्ट के भी जो उनके इंटेलिजेंस चीफ भी, और साथ ही जो है वो इसराइल से भी, शिनबेत के भी, और मोसाद के सरबराह, ये सब कतर में जमा हो रहे हैं। हमास की क़यादत जो है वो एक फ़ैसला ये हुआ है हमास में कि एक कोई कायद अब नहीं होगा। जो खलील हानी है वो एक 5 रुकनी गालिबन शूरा होगी, शूरा फैसला करेगी, उसमें खालिद मिशाल भी होंगे, उसमें मूसा बरज़ूक भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे, 5 लोग उसमें शख्सियात होंगी, और वो मिल के फैसला करेंगे। तो हम ये उन्होंने नोटिफाई कर दिए सारे मुल्कों को। अब जनाब सऊदी अरब की तरफ से शदीद मजम्मत हुई है, कतर की तरफ से मजम्मत हुई है, तुर्की की तरफ से मजम्मत हुई है, पाकिस्तान की तरफ से मजम्मत हुई है, बहुत सख्त अल्फाज में ईरान पे हमले की। और फिर उसके बाद जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से हुई है, जॉर्डन की तरफ से हुई है, इराक़ की तरफ से हुई है, रशिया तो खैर इसमें पूरे गेम में प्लेयर है। अमेरिका ने कहा कि जो है वो ख़बरदार ईरान जवाबी अटैक ना करे। अच्छा, इसराइल की तरफ से पहले अमेरिका को नोटिफाई कर दिया गया, और साथ ही ईरान को भी नोटिफाई कर दिया गया, और साथ ही रशिया ने भी कर। तो एक अजीब सा नहीं होता कि भाई नेतन्याहू की बना का मसला है कि नेतन्याहू के ऊपर उनके मुल्क में 200 मिसाइल गिरे हैं, तो वो जो है ना कम से कम कुछ ना कुछ तो करेगा। मतलब 25-26 तारीख हो गई है, उसको कुछ तो करने दो। अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं अभी तक, अभी 10 दिन रह गए हैं, 10 दिन तकरीबन, और पोल्स अजीब आ रहे हैं वहाँ से,
अमेरिका से जो वहाँ पर कौन जीतेगा, जी मतलब आप अगर ये देखें जो न्यूयॉर्क टाइम्स का पोल है, अगर मैं 8th यहाँ पे देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स का जो पोल है, तो ये तो 48 पे खड़ा है। यानी अगर हम ये 8th स्लाइड दिखाएं तो 48 पे दोनों खड़े, यानी दोनों जो हैं कैमला हैरिस भी और वो भी, वो 48 के ऊपर दोनों खड़े हुए हैं। यानी ये सूरत हाल है वहाँ की। और अगर मैं इसमें ये यहाँ पे 8th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, और अगर हम बीबीसी को देखें जी तो बीबीसी जो है 9th स्लाइड, तो वो कैमला हैरिस उसमें 48 पे है, वो 47 पे है। ये बीबीसी है, ये बीबीसी है, इसमें एक पर वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और अगर ये देखें न्यूयॉर्क टाइम्स, तो ये जो है ये 48 पे खड़े हैं दोनों। तो बात ये सारी कि ये वहाँ पे इलेक्शन, मैंने कहा ना, इतना डल इलेक्शन है कि वो बिल्कुल लोगों को लगता है कि मतलब जो भी जीतेगा वो एक आध कोई फलानी स्टेट से या उस स्टेट में ऊपर नीचे, वो उस पर बाद में कर लेंगे, लेकिन ये कि वो बिल्कुल कोई यानी दिलचस्पी है ही नहीं, वहाँ के लोगों को भी दिलचस्पी नहीं है, बोरिंग इलेक्शन है। अच्छा, ये जो है ना ये तो अब एक तो ये है कि ईरान की तरफ से क्या जवाब आता है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो जवाब देंगे। दो वाक़यात हुए हैं ईरान में, एक तो ये इसराइल का हुआ है, दूसरा अच्छा ये जिन मुल्कों ने किया है ना, जी जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है मजम्मत जिन्होंने की है अरब वाले, उसमें से एक दो मुल्कों की एयर स्पेस क्रॉस की है, मगर ये कि वो बस वो मतलब बस मेरे ख्याल से ईरान फौरी तौर पे रिटेलिएट इसलिए नहीं करेगा कि इसका फ़ायदा नहीं है कोई। लिस्ट बड़ी तवील है, बहुत तवील लिस्ट है। जो कत्लेआम हुआ है वो एक हमले से या दो हुतीस के मिज़ाइलों से, या इससे एक जंग तो चल रही है, लेकिन मेरा ख्याल से कि उसका जो है ना वो हम सबको सबको इसको देखना पड़ेगा कि ये कत्लेआम हम सबके सामने हुआ है, ठीक है ना। मतलब ये इसके बाद ये मकतल खुलेगा तो अंदर से क्या लाशें और बीमारियां, और वहाँ पे पोलियो फैला हुआ है बच्चों में, और भूख और ये और वो सारा। हमारे यहाँ पे कल मैं वो बात हुई थी कि फ़लस्तीन से, वहाँ से गज़ा से, मेरा ख्याल से गज़ा से और मगरबी किनारे दोनों तरफ से आए हैं फ़लस्तीनी जो मेडिकल कॉलेज में बच्चे पाकिस्तान आए। तो कई मुल्कों में इस तरह से हो रहा है, पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से है जो जहाँ पे बच्चों को कहीं हॉस्पिटल्स में, किसी मुल्क में जो है वो मतलब पूरी दुनिया ने कोई ना कोई इस वक्त मदद कर रही है। लेकिन ये जंगबंदी कैसे होगी, अब ये एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो गया। 1 साल से ऊपर बहुत अरसा हो गया इसको। अच्छा, एक तो ये मामला, दूसरा जो मामला है वो ये है कि जो अब देखें ना, रशिया के साथ आप जोड़ लें, रशिया, ठीक है, रशिया अब इसका एक प्रॉपर यहाँ मौजूद है, और रशिया में ईरान जो है वो ब्रिक्स का एक बाकायदा हिस्सा बन चुका है। और ईरान जो है वो जब ये कल हो रहा था सारा, तो ज़ाहिर है ईरान के वहाँ से वापस आ रहे थे, ब्रिक्स समिट ख़त्म हुई और सारे वहाँ पे मामलात हुए, और ये तो वो और उससे पहले उन्होंने तेज़ डिप्लोमेसी की इस पूरे अरसे में। उनके वज़ीर ख़ारजा तमाम ममालिक में गए और उनसे कहा कि आप इस वक्त अपनी इस पे, और मुल्क सारे साथ खड़े हुए। अब रशिया की एंट्री है, ये आप देखें कि अब आप बैक टू वो आप चले जाए ना पहली सर जंग के दरमियान। पहली सर जंग तो सर जंग थी, ये तो शुरू होते ही सर जंग जो है, ये अगर कोल्ड वॉर इसको 2.0 का नाम दें तो इसमें तो शुरू ही खूनरेजी से हो गई है ना। तो बहुत खून, बहुत ज़्यादा इंसान इसमें चले गए हैं दुनिया से। तो अब यह है कि ये अगर इसको आप डॉट्स को मिलाएं तो यहाँ पर रशिया की लड़ाई हो रही है जनाब यूक्रेन के साथ, लेकिन यूक्रेन के साथ तो नहीं है, नेटो के साथ है। और नेटो का हर सरबराह जो है वो अमेरिका है। बाकी सारे मुल्क तो उसमें मतलब है कि छोटे किरदार हैं जी, साइड रोल्स में सारे। यहाँ पे जैसे ब्रिक्स है तो ब्रिक्स में चाइना, ठीक है ना, एससीओ में कहें तो चाइना, बाकी भी हैं मुल्क लेकिन चाइना, पैरेलल सिस्टम और मल्टीपोलर दुनिया। अब जो यूक्रेन है, अब आप तसव्वुर करें कि यूक्रेन नेटो में जा नहीं सका,
और यूक्रेन जो है वो ना नेटो में जा सका, ना यूक्रेन जो है वो उसको असलाह दे के इजाज़त मिली कि वो जाए और जाके हमला करे रशिया के अंदर। लेकिन रशिया की मदद के लिए और यूक्रेन से लड़ने के लिए वो खुदागंज के पिछवाड़े से नॉर्थ कोरिया के लेफ्ट राइट करते। नॉर्थ कोरिया की जो फौज है जी, नॉर्थ कोरिया, वो दुनिया की कोई तीसरी या चौथी बड़ी फौज है, उनकी बड़ी फौज। 13 लाख उनके फौज है, 13 लाख, 6 लाख रिजर्व्स हैं। और उनकी बहरी फौज भी, उन्होंने ज़मीनी जंग नहीं लड़ी वो 53 के बाद से। नॉर्थ कोरिया की कोई ज़मीनी जंग, जब कोरियन वॉर हुई थी उधर से 1950 में, वो सोवियत यूनियन और चाइना नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया था साउथ पे, अमेरिका दरमियान में कूद गया था, 17 लाख फौजी अमेरिका ने भेजे थे। तो बात ये सारी कि वो मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ किस्तों में, ज़रा इतनी फौज तो नहीं अमेरिका के पास, लेकिन किस्तों में वो आते रहे जाते रहे। तो वो टोटल जो 3-4 साल का फेरा था उसमें इतने लोग इतने आगते गए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट था वो जो जंग थी। लेकिन उसके बाद कोई ज़मीनी जंग नहीं लड़ी नॉर्थ कोरिया ने। तो नॉर्थ कोरिया जो है वो, लेकिन वहाँ पर लाजमी है कि वो जो 2-3 साल 4 साल 5 साल नौजवान जो हैं वो उसमें हिस्सा लेते हैं, मतलब फ़ौज के अंदर सर्व करते हैं। तो बड़ी मिलिट्री है नॉर्थ कोरिया की फ़ौज, बड़ी फ़ौज है। वो फ़ौज वहाँ से नॉर्थ पैसिफिक से वो पहुँच गई यहाँ पे, यहाँ लड़ने के लिए। जी, अब सवाल जो नेटो है, नेटो के लोग ये यूक्रेन में ये सोचा जा रहा है, एक तो चलें वो नहीं हो रहा, मतलब ऐसा तो पहले ही एक फटीक है वहाँ पे। लेकिन सवाल ये है कि फ़र्ज़ करें अगर यूक्रेन के हाथों कोई नॉर्थ कोरिया का फौजी मर जाए, यूक्रेन के हाथों, या यूक्रेन के पास कोई अमेरिका का वेपन हो या कुछ और हो और उससे नॉर्थ कोरिया का बंदा मर जाए फौजी, तो ये बदला इधर होगा या पैसिफिक में होगा? एक सवाल है कि भाई नॉर्थ कोरिया यहां पर जवाब देगा या पैसिफिक में जवाब देगा। तो ये इतनी उलझ गई है कहानी, ये दास्तान इतनी उलझ गई है इस वक्त। अब ऑफर है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये देखें। अच्छा, ये भी अब वहां पे है कि ईरान को डैमेज तो कम हुआ है, लेकिन ईरान के जो पासदारान है और क़यादत है उन्होंने कहा हम जवाब देंगे, अभी देंगे, बाद में देंगे, किस शक्ल में देंगे, वो जवाब तो देंगे। उनका बयान भी है। अच्छा, यहाँ पर अब वो खामोश हो गए हैं सारे, एक खामोशी तारी है कि ईरान क्या वाकई जवाब देगा, अभी देगा, देर से देगा। लेकिन ज़ाहिर है रशिया को, चाइना को, अरब ममालिक, बाकी ममालिक को वो ऑन बोर्ड लेगा, ये शायद ना ले। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, ग्रे जोन वॉर है, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि वो आपने उसी तरह से मिसाइलों के थ्रू और वो सारा का ईरान ने नहीं किया, तो हूथी ने कर दिया, हूथी ने नहीं किया तो इराक से मलेशिया खड़ी हो गई। इशू ये सारा कि ये जो नॉर्थ कोरिया की एंट्री हुई है ना इस पूरी जंग में, तो अब इसका इस जंग का पैसिफिक थिएटर भी खुल गया है। उस पैसिफिक थिएटर को आप यूरोपियन थिएटर, और अगर आप वही पुरानी जंगों में चले जाएं तो इसमें आप ये मिडिल ईस्टर्न थिएटर, और फिर इसमें अफ्रीका का थिएटर भी है, इसमें ऑलरेडी जो है वो लैटिन अमेरिका का थिएटर खुला हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मदोरो की हुकूमत और वो सारे उधर थिएटर खुले हुए हैं, सारे अफ्रीका में खुला हुआ है थिएटर। ये एक ही जंग है, मैं जो बात कहता हूँ ना कि एक ही जंग है, उसमें अब कौन से मुल्क किधर जाते हैं आखिर में, और किस इस जंग में मतलब है कि इसका अल्टीमेट क्या होता है। ब्रेक के बाद डॉक्टर वक्फा उसके बाद बात करते हैं। और इसमें मईशत और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। पहली जंग में और दूसरी जंग, बड़ी जंगों में हमेशा टेक्नोलॉजी, मैंने वो टेक्नोलॉजी ना होती, ये ना होता, न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना होता तो ये ख़त्म होती दूसरी जंग ऐसी। और टेक्नोलॉजी की वजह से तो ख़त्म हुई है जी। ये 2 बॉम्ब गिरा दिए तो जंग ख़त्म हुई, वरना जंग तो नहीं ख़त्म होने जा रही थी जी। नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से आज एक बार फिर नए इंतखाबात का मुतालबा किया गया है। इंतखाबात के ऊपर देखिए अब आने वाले दिनों में वो क्या फैसला होता है, और जो कमीशन वगैरह बन रही है, ख्वाजा आसिफ साहब चूँकि ये कह चुके हैं कि भाई अगर ये जो उनका कहना ये था कि वो चाहते हैं कि फ़ाइज से सब रहें, उसकी वजह ये है कि उनको अंदेशा है कि अगर ये तहकीकात वगैरह शुरू हो गई तो ये पूरा सिस्टम जो ये ख़तरे में, तो पता नहीं वो ख़तरा भी है नहीं है, क्या मामला है, देखते हैं आने वाले दिनों में। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये सारा डिपेंड करता है कि इसको ईरान जो है वो किस तरह से लेता है कि ये जवाब अभी देता है या नहीं देता। और ज़ाहिर है कि मुल्क मुख्तलिफ ये चाह रहे हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी बहुत सी क़ुव्वतें चाह रही हैं कि जंग आगे चले बढ़े, क्योंकि सीज़ फायर जो है या जंग बंदी जो है वो किसी भी सूरत में होगी तो उसमें वो जंग बंदी ऐसे तो नहीं होगी। मतलब देखें ना, आपका ख्याल से हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान अब जंगबंदी आसान है सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद और बहुत से और लोगों के, या ये है कि क्या ये 60,000 तादाद हो गई है ऑफिशियली, तो वो अभी तक 40,000 या 46,000 ही बता रहे हैं, लेकिन 60,000 से ज़्यादा लोग चले गए हैं, बच्चे और औरतें गज़ा में। मगरिबी किनारा अपनी जगह पे है जो कि जॉर्डन के साथ, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया कि क्या अब इसको कैसे जंगबंदी किस शराइत पे होगी। अच्छा, इसमें जो ये जो कमेटी है जो कतर में मुज़ाकरात कर रही है, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कमेटी अब क्या करेगी, ये क्या मुज़ाकरात करेगी। तो याहिया सिनवर जो हैं वो मुकम्मल हदायत दे के गए कि जी पहली कंडीशन अगर हो तो उसमें ये कैदी और ये यरगमाली, और अगर दूसरी उसमें फेज़ में चले जाएं तो ऐसे ये, मतलब याहिया सिनवर को यकीन था इस बात का कि उन्होंने वो किसी मरहले पे भी जो है वो रुखसत हो सकते हैं दुनिया से, तो उन्होंने जो है वो एक एक कंडीशन याहिया सिनवर के हवाले से रखी हुई है कि अगर ऐसे होता है तो ये होता है तो ये, फिर वो ये करेगा, भाई ये करे। तो पूरा आगे प्लान वो इनके सामने निगोशिएटर्स के सामने रखा जा चुका है ऑलरेडी, और वो जो है वो याहिया सिनवर का अप्रूव्ड है, और सब वही सबके पास है, सबके सामने। अब उससे कोई पीछे नहीं हट सकता, और ये वो प्लान है जो कि प्रेसिडेंट बाइडेन का था, और ये वो प्लान है जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने, और वो कि जी इतने फेज के अंदर होगा और ये लोग छोड़े जाएंगे और ये होगा और ऐसे होगा और वैसे होगा, वो उसी के ऊपर उन्होंने आगे पीछे कर, आपको पता हमास बहुत पीछे हट गए थे अपने मुतालबात से, और वो डायलॉग में चले गए थे। डायलॉग जब बिल्कुल आखिर मरहले पे था तो फिर उसके बाद ये लेबनान का मास छिड़ा, और फिर लेबनान के बाद यही सब खबर है। तो इशू ये है कि वो अब आगे मामला कैसे बढ़ेंगे। और दूसरी जो बात में इसमें फिर दोबारा बात बता रहा हूँ कि देखें हुतीज़ अपनी जगह, इसमें जो प्लेयर्स निकल के सामने आए हैं, यानी आप ये देखें कि यूक्रेन की जंग से आप शुरू कर दें, या यूक्रेन से जंग एक पहले भी जंग हुई है, बहुत बड़ी जंग हुई है जो कोविड के दिनों में हुई है, और शायद उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, एक बहुत बड़ी जंग हुई है, और वो अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान हुई है। जो कोविड और ये उन्हीं दिनों में जब ये चाइना और इंडिया के दरमियान जब मामला हुए, तो साथ ही अजरबैजान, आर्मीनिया, ये यूक्रेन से ज़रा मामला उठा है, लेकिन ये उससे पहले ये दो महाज खुले हुए थे। ये अब इशू ये सारा कि वो जो यानी यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया की एंट्री है इंतहाई गैर मुतवक्को। साउथ कोरिया ने आज चाइना से रिक्वेस्ट की है, और ये रिक्वेस्ट जो है वो यूक्रेन की तरफ से भी चाइना से हुई है कि वो बराह करम ये नॉर्थ कोरिया को आप कहें कि भाई ये क्या है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन चाइना उस पर ये कह रहा है कि ये तो रशिया और नॉर्थ कोरिया का आपस का मामला है, मतलब हम तो इसमें पार्टी है ही नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दो मुल्कों ने आपस में पैक्ट किया है। और ये आर्टिकल 4 जो है ये बिल्कुल नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है कि एक मुल्क पे हमला दूसरे पे हमला तस्वुर होगा, ये जो नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान है। तो रशिया ने बुलवा लिया, नॉर्थ कोरिया आ गया, पाबंद है वो उस मुआहदे के तहत, उसका जो आर्टिकल 4 है और नेटो का आर्टिकल 5 वो एक ही है। अब सवाल ये है कि वो जो मैंने बात की ना कि क्या ये जवाब कहाँ पे होगा, क्या पैसिफिक में होगा या यहाँ पे होगा, मतलब पूरा नॉर्थ कोरिया उठ के यूरोप में आ जाएगा जवाब देने के लिए,
अगर ये मामलात ख़राब हुए, या ज़ेलेंस्की ये चाहेंगे कि भाई ये मामले में अमेरिका कहीं कूदे, क्योंकि अमेरिकन तो पीछे हट रहे हैं इससे। देखें वो इलेक्शन में जाके वो ट्रंप आ गया तो पहला काम ही ट्रंप ने करना है कि इसको बंद करो। ये क्या मतलब सीधा एक कॉल जाएगी एक प्यूटिन को, या प्यूटिन की जाएगी मुबारकबाद की, और वो ज़ेलेंस्की कहेगा जाओ ख़त्म करो जंग। और वो कहेंगे अच्छा जी ज़रा ये जाओ ना। अब देखें जो भी, अब ये जंग जैसे भी ख़त्म होगी ना यूक्रेन की, तो ये तो मॉस्को के टर्म्स पे होगी, अभी ज़ेलेंस्की के टर्म्स से तो नहीं होगी। ना वो नेटो का हिस्सा है कि नेटो उनकी मदद करेगा, कि वो तो एक उनके साथ पता नहीं क्या उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के, और वो जो नेटो में आप जाएंगे, आप अपील ये कर, वहाँ से जब फटा पड़ गया। और वो दिन आज का दिन है, ना वो नेटो में है, ना वो SCO में है, ना वो जो है वो किसी CIS में है जो रशियन के, मतलब किसी में है ही नहीं। ज़ेलेंस्की अकेले एक घूम रहे हैं। अब इशू ये है कि वो, अब पूरा यूक्रेन तबाह हो गया, खूबसूरत मुल्क। अब तो ये एक, और रशिया जो है वो आ गया, ये हुतीस, ये अमेरिकन खुद कह रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया, ये देखें ये जंग कहाँ तक खींच के लेकर आ गई है। और उसके बाद जो है वो अब ईरान और जो चाइना और ब्रिक्स। अब ये जो 29 तक पूरा होना है, ये जो डिसएंगेजमेंट या डीएस्केलेशन का लफ्ज़ शायद ज़्यादा मुनासिब है, जो इंडिया और चाइना के दरमियान एक हो रहा है सारा, ये परमानेंटली क्या कहाँ तक जाएगा, और अमेरिका इसको कैसे देख रहा है। और क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक में, क्योंकि देखिए एक तलखी पैदा हुई अमेरिका और कनाडा और फाइव आइज की इंडिया के साथ। इंडिया ये जो निजर और का मर्डर होना, और फिर उसके बाद जो खालिस्तान तहरीक, सवाल यह है कि जो इंडो पैसिफिक पॉलिसी है, मतलब एक तो है ना बैलेंसिंग एक्ट है कि भाई हम ही कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान ये कि भाई हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन चाइना की तरफ, चाइना हमारा जो है वो एक मुस्तकिल हमेशा का दोस्त है, लेकिन अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बाकी मुल्कों के साथ भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन इंडिया के साथ ये इशू नहीं है। इंडिया जो है वो, अमेरिका ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ही अभी तक इंडिया को सामने रख के डिज़ाइन की है। भाई आखिर इंडिया को, अमेरिका को क्या ज़रूरत है इंडिया की? ये ज़रूरत है कि फ्यूचर में चाइना के अगेंस्ट वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ही इंडिया को रख के बनानी है। अब इंडिया अगर उसको बैलेंस करते, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ये पूरी एक स्ट्रेटेजी ऊपर नीचे है। ये कोई ऐसे नहीं है कि जी फिलिपीन के ताल्लुकात अच्छे हैं चाइना के साथ, नहीं, फिलिपीन मैटर नहीं कर रहा। ये आप कहेंगे जी वो बांग्लादेश जो है वो उसके ताल्लुकात जो है वो तो लोकल एक इशू होगा ना बांग्लादेश का, कि भाई ये इंडिया के साथ क्या है मामला, उसके पड़ोसी म्यांमार के साथ क्या, लोकल। लेकिन इंडिया को सामने रख के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डिजाइन हुई है अमेरिका की। अब वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी इस सिचुएशन में, जब उन्होंने इंडिया को कहा कि ये ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, इंडिया ने कहा कि अच्छा वो जाना पहुंचे ब्रिक्स में। तो अब अमेरिका जो है, और ईरान के साथ तस्वीरें इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, और फिर शी जिनपिंग के साथ, तो अमेरिका की अगली इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है वो क्या मुकम्मल तौर पे इंडिया डिक्टेट करेगा या अमेरिका डिक्टेट करेगा इंडिया को? और अगर इंडिया डिक्टेट करेगा अमेरिका को, तो फिर अमेरिका पीछे जाएगा, और क्या चाहिए चाइना को। और अगर अमेरिका डिक्टेट करेगा इंडिया को, जैसे अभी हुआ है, तो वो उधर जाए। तो एक पूरा जो है ना, पूरा सिस्टम ग्लोबल अभी ये उथल पुथल हुआ है जी। ऐसी पूरी सूरत हाल में ये जब इशू आता है ना, एक मखसूस नशिस्त के ऊपर उस पार्टी की नहीं, वो उस पार्टी की है, क्योंकि मतलब आप सोचें कि मतलब वो कहते हैं ना कि लोगों तो सी, मतलब ये क्या बातें डिस्कस हो रही हैं पाकिस्तान, इश्यूज क्या हैं। अच्छा मईशत, साथ ही सारा इस वक्त देखें वो आपका एनर्जी सप्लाई चेन्स, आपके पास कितना क्या सूरत हाल है। एकदम से पाबंदी लग गई थी ना रशिया पे, तो एकदम से कोई सैंक्शंस लगे और जंग छिड़ जाए, मतलब आपको एक हंगामी सूरत हाल के लिए दुनिया तैयार होती है। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब
हम दुआ कर सकते हैं कि ये जो बुनियादी इश्यूज़ हैं उस तरफ ज़रा तवज्जो दें हमारे अकाबरीन, और ये तो छोटे छोटे इश्यूज़, पेटी इश्यूज़ से जान छुड़ाएं। ये फिर सिक्योरिटी का क्राइसिस कल खड़ा हुआ है, शहादतें हुई हैं और सोशल अनरेस्ट अपनी जगह बरकरार है। लोगों को लेकर थोड़ा सा वो जो हिजानी कैफियत थी ना, हिजानी कैफियत, उससे थोड़ी सी जान छूटी है। लेकिन ये, और वो बड़ा अच्छा तासुर किया आज जो अदालत की तरफ से किया। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये मज़ीद ये सुकून चैन की तरफ जाएगा मुल्क, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये सिस्टम जो है ये जाता हुआ नज़र आए और बड़ा रुस्वा होकर, जलील होकर जाता हुआ ये अरेंजमेंट नज़र आए, ताकि लोग ज़रा सुकून का सांस लें, जो कि वो ले रहे हैं अब। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लूँगा। सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।